शुरुआत करते हैं इस नए डीप डाइव की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असल में जेम्स क्लियर की दुनिया भर में मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च ब्रेकडाउन है। और हमारा मिशन बड़ा क्लियर है आज। हाँ बिल्कुल। हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचा जाए, यू नो, और सीधे इस बात पर फोकस किया जाए कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जिसे हम एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, एग्जैक्टली कैसे वो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं और हमारी सफलता को निर्धारित करती हैं। राइट, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। सही बात है। मतलब मुझे हमेशा से इस बात की बड़ी क्यूरियोसिटी रही है कि लोग अक्सर अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए ना बहुत बड़े कदम उठाने की सोचते हैं। जैसे नया साल आया तो एकदम से बड़ा रेजोल्यूशन ले लिया, पर हमारा आज का सोर्स मटेरियल कुछ और ही कहता है। हाँ, और देखिए यही इस थ्योरी का सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव हिस्सा है। हमें लगता है कि बड़े रिजल्ट्स के लिए बड़े एक्शन चाहिए, लेकिन असली बदलाव किसी अचानक आए मोटिवेशन के तूफान से नहीं आता। ये आता है ह्यूमन साइकोलॉजी और क्या कहते हैं हैबिट लूप्स के उन छोटे छोटे पैटर्न्स को समझने से। जब हम समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो इसको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। इंट्रो में हमने बड़े कदम उठाने की बात की थी ना, तो अब सीधे उस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल पर आते हैं जो हमारे सोर्स में दिया गया है, जहां बड़े कदम नहीं बल्कि सिर्फ 1% के छोटे बदलाव ने लिटरली इतिहास रच दिया। आप ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब 2003 का हाल देखिए उनका, एकदम बुरा हाल था। पिछले 110 साल में उनके पास सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड था। हाँ, सिर्फ एक। और टूर de फ्रांस में तो जीत का खाता तक नहीं खुला था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि दुनिया के टॉप बाइक मेकर्स उन्हें बाइक्स बेचने से कतराते थे कि यार इनको बाइक दी तो हमारे ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। सही में ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था उनके लिए। फिर वहां आते हैं उनके नए कोच डेव ब्रिल्सफोर्ड, और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, उसका नाम था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। ये थोड़ा भारी वर्ड हो गया। हाँ, थोड़ा टेक्निकल लगता है सुनने में, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें कल से बेस्ट बनना है। उन्होंने उन सारी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जो साइकिलिंग से जुड़ी थी, और हर हिस्से में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। और बताएं, सोर्स में कुछ ऐसे बदलाव लिखे हैं जो सुनने में एकदम बेवकूफी लगते हैं। मतलब उन्होंने सीट्स को रीडिजाइन किया ताकि आराम मिले। राइट। राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स बनाए ताकि मसल्स गर्म रहें। यहाँ तक कि टायर्स पर अल्कोहल रगड़ना शुरू कर दिया ताकि ग्रिप बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही किया। कोई भी सोचेगा कि टायर पे अल्कोहल लगाने से ओलंपिक मेडल थोड़ी मिलता है यार। देखने में ये पागलपन लगता है, लेकिन नतीजा क्या निकला? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इस टीम ने गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ गणित था। कॉ टेकअवे यही है कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर बन रहा है तो साल भर में वो लगभग 37 गुना बेहतर नतीजा पा लेता है। वाओ। आदतें असल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए इसको अनपैक करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक में रखा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है। शुरू के कुछ महीनों में या सालों में पासबुक में कोई फर्क नहीं दिखता। एकदम सही। पर समय के साथ रिजल्ट्स मैसिव होते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये अच्छी आदतों पर लागू होता है तो क्या एक अनहेल्दी मील खाने की छोटी बुरी आदत भी, जैसे सोर्स में मेंशन था, क्या वो भी कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म में टॉक्सिक रिजल्ट्स देती है? देखिए, मैथ दोनों तरफ काम करता है। आज अगर किसी ने जंक फूड खा लिया तो कल आईने में वजन बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, तुरंत कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। और इसीलिए लोग आराम से इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर वही 1% की गिरावट रोज हो रही है तो महीनों और सालों बाद वो एक सीरियस बीमारी बन जाती है। आज की आदतें ही ये तय करती हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। राइट। तो अगर 1% का बदलाव इतना असरदार है तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इन आदतों को बनाता कैसे है। इसके लिए हमें साइकोलॉजी के पिछले पन्नों में जाना होगा। आई थिंक 1888 में एडवर्ड थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो कैट पजल बॉक्स वाला। उन्होंने एक बिल्ली को बॉक्स में रखा, बिल्ली ने लीवर दबाया और डोर खुल गया। और इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा बहुत ही डीप था। जो व्यवहार हमें संतोषजनक या सैटिस्फाइंग लगता है, हम उसे बार बार दोहराते हैं। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो इन चीजों को ऑटो पायलट पर डाल देता है। और तभी आदत बनने के वो 4 स्टेप्स आते हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड यानी इनाम।
जैसे वो बंदर वाला एक्सपेरिमेंट था ना सोर्स में। हाँ, जहाँ स्क्रीन पर लाल लाइन आती है। राइट, लाल लाइन आती है जो कि क्यों है। बंदर लिवर खींचता है जो रिस्पॉन्स है, और फिर उसे फल मिलता है जो उसका रिवॉर्ड है। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको ब्रश करने से जोड़ सकते हैं। मुंह की बदबू एक संकेत है और फ्रेश फील करना रिवॉर्ड। बिल्कुल। और बुरी आदतों में भी यही होता है। तनाव आने पर शराब पीने की आदत, क्योंकि वो तुरंत राहत देती है, एक रिवॉर्ड देती है। यह बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और थोड़ी डरावनी भी। क्या हम सच में उस लीवर खींचने वाले बंदर की तरह ही हैं? मतलब क्या तनाव में शराब पीने वाला इंसान और फल के लिए लीवर दबाने वाला बंदर एक ही साइकोलॉजिकल लूप का शिकार है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हाँ, बायोलॉजिकली हर आदत एक क्यू या क्यू से शुरू होती है। इंसान का दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को हमेशा पहले रखता है। लंबा समय का नुकसान पता होते हुए भी दिमाग उस पल की राहत के लिए उस लूप में फंस जाता है। तो जब हमें ये लूप समझ आ गया है, हमें स्टेप्स पता हैं, तो फिर लोग आदत बदलने में फेल क्यों होते हैं? नए साल पर जिम की मेंबरशिप तो सब ले लेते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हासिल करना है, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि क्या बनना है। असली बदलाव आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट से आता है। अच्छा, वो जो किताब में 2 सिगरेट छोड़ने वाले लोगों का उदाहरण है। हाँ, वो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर होती है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। उसने अपनी नई पहचान चुन ली है। हर छोटी आदत एक वोट की तरह होती है जो हमारी नई आइडेंटिटी को प्रूव करती है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी दूं, तो पहले व्यक्ति की अप्रोच ऐसी है जैसे कोई बस एक कॉस्ट्यूम पहनकर एक्टिंग कर रहा हो कि मैं नॉन स्मोकर हूं, पर दूसरे व्यक्ति ने अपना एक्चुअल डीएनए ही बदल लिया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लोग अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते, जबकि जिस चीज पर हमें प्राइड या गर्व महसूस होता है वही हमें अंदर से मोटिवेट करती है उस आदत को बनाए रखने के लिए। तो अब जब नई पहचान चुन ली गई है तो उसे रियल वर्ल्ड में लागू कैसे करें? सिर्फ मोटिवेट होने से तो काम नहीं चलेगा। हमें एक ठोस योजना चाहिए और सही माहौल। सोर्स में एक पैरामेडिक महिला की कहानी थी ना? हाँ, जिसने अपने ससुर की ब्लॉक्ड आर्टरी को बस उनका चेहरा देखकर पहचान लिया था। वाओ, बिना किसी चेकअप के? हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है जो बरसों की आदत से क्यूज को पहचानता है। सबसे पहले हमें अपनी करंट हैबिट्स की लिस्ट बनानी चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और वो भी बिना खुद को जज किए। और इसके बाद आती है प्लानिंग। 2001 की एक ब्रिटिश एक्सरसाइज स्टडी थी जिसमें 248 लोग थे। उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1 जो ट्रैक करेंगे, ग्रुप 2 जिनको मोटिवेटेड किया गया, किताबें पढ़ाई गईं, और ग्रुप 3 जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की कि कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे। और नतीजे बहुत क्लियर थे। पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% सक्सेस मिली, लेकिन ग्रुप 3 जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज किया उन्हें 81% सक्सेस मिली। 81%? सिर्फ ये पता होने से कि कब और कहां एक्शन लेना है। मतलब आदत को ऑब्वियस या स्पष्ट बनाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एनवायरनमेंट। ओ हाँ, वो डॉक्टर एंथोनडाइक का बॉस्टन हॉस्पिटल कैफेटेरिया वाला एक्सपेरिमेंट। सही याद दिलाया। उन्होंने बिना किसी मोटिवेशन के बस पानी की बॉटल्स को सोडा के साथ और अलग-अलग स्टेशंस पे रख दिया, किसी से कुछ कहा नहीं। और नतीजा ये हुआ कि सोडा सेल्स लगभग 11.4% गिर गईं और वाटर सेल्स 25.8% बढ़ गईं, बिना एक लफ्ज कहे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे लगता है मोटिवेशन एक जाल है, एक ट्रैप है। अगर किचन में सामने कुकीज रखी हैं तो भूख ना होने पर भी दिमाग उन्हें खाने का सिग्नल देगा। तो क्या हमारी विल पावर से ज्यादा हमारा कमरा हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो बिल्कुल, एनवायरनमेंट मोटिवेशन से कहीं ज्यादा असरदार है। कुछ इनविजिबल फोर्सेस होती हैं जो हमारे एक्शंस डिक्टेट करती हैं। अगर सफलता चाहिए तो माहौल को ऐसे डिजाइन करना जरूरी है जो अच्छी आदतों को ट्रिगर करे। लेकिन तब क्या करें जब आसपास का माहौल बहुत टेम्पटिंग हो और बुरी आदतें हावी होने लगें? जैसे हमारा फोन, इतने सारे ऐप्स। ऐसे में तो हमें एक्सट्रीम मेजर्स और ट्रैकिंग का सहारा लेना पड़ता है ताकि बुरी आदतें करना असंभव हो जाए और अच्छी आदतें सैटिस्फाइंग हो जाएं।
हाँ, इसे मेकिंग इट इम्पॉसिबल कहते हैं। इस पर विक्टर ह्यूगो की 1830s की एक बहुत मजेदार कहानी है। ओह यस, उन्होंने लगभग 1 साल तक अपनी बुक लिखने में डिले किया था। राइट। और जब उन्हें नई स्ट्रिक्ट डेडलाइन मिली फेब 1831 की, तो उन्होंने बताया क्या किया, अपने सारे कपड़े एक असिस्टेंट को देकर खुद को एक कमरे में लॉक करवा लिया ताकि वो बाहर ही ना जा सके। मतलब बाहर जाने के लिए कपड़े ही नहीं है तो भटकने का सवाल ही नहीं। एग्जैक्टली। और नतीजा ये हुआ कि उनकी फेमस बुक द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही जनवरी 1831 में खत्म हो गई। हाँ, आज के जमाने में ये सोशल मीडिया एप्स को फोन से कंप्लीटली डिलीट कर देने जैसा एक्सट्रीम स्टेप है। बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन एक चीज और है, हमने बुरी आदत को रोकना तो सीख लिया, पर हम एक ऐसी अच्छी आदत को इंस्टेंटली सैटिस्फाइंग कैसे बनाए जिसका रिजल्ट सालों बाद आने वाला हो, जैसे रोज एक्सरसाइज करना। यही तो ट्रैकिंग का मैजिक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब वो सिर्फ 20 साल के थे, उनकी एक बुक थी जिसमें 13 आदतें थीं, जैसे लूज नो टाइम। वो रोज इन्हें ट्रैक करते थे। हाँ, और वो कार्डिनल रूल वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है ना। च्युइंगम का एग्जाम्पल था वहां। शुरू में गम बेस्वाद था, लोग नहीं खाते थे। 1811 में जब उसमें फ्लेवर ऐड हुआ तब जाके वो पॉपुलर हुआ। क्योंकि नियम ये है कि इंसान तुरंत संतोष यानी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है। बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं पर बाद में नुकसान, जबकि अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल होती हैं पर बाद में फायदा देती हैं। तो उस शुरुआती मुश्किल फेज को सैटिस्फाइंग बनाना होगा। एग्जैक्टली। जब हम एक टू डू लिस्ट से टास्क को क्रॉस ऑफ करते हैं तो वो तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, दिमाग को मजा आता है। बदलाव तभी आसान होता है जब वो मजेदार हो। वाओ। तो डिस्कशन को रैप अप करते हुए अगर हम मेन पॉइंट्स को रिकैप करें, सबसे पहले 1% का डेली इंप्रूवमेंट फोकस करना है, मिरेकल्स पर नहीं। दूसरा, आउटकम की जगह अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान को बदलना है। तीसरा, मोटिवेशन पर निर्भर रहने की जगह अपने एनवायरनमेंट और क्लियर प्लानिंग पर भरोसा करना है। और फाइनली, हैबिट्स को ट्रैक करके उन्हें सैटिस्फाइंग बनाना है। ये डीप डाइव किसी के भी डेली रूटीन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। सफलता किसी बड़ी ग्रैंड योजना में नहीं छिपी होती, बल्कि उन छोटे रोजमर्रा के फैसलों में छिपी है जो हम हर रोज लेते हैं। बिल्कुल सही। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सोर्स मटेरियल बताता है कि हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारा माहौल हमारी आदतों को शेप करता है। तो क्या हम वाकई अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, या हम सिर्फ उन कमरों और उन हालातों का प्रोडक्ट है जहां हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं? इस पर जरूर सोचिए।